हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स देता है जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अब बारी है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमें मिलते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों आर्टिकल्स माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट कौन से इंटरेस्ट? कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकते हैं। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही खोल दें। अगर आप अपने लुप्त होते हुए कल्चर या लैंग्वेज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं तो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा ही खोलें जिसमें आपका कल्चर और एजुकेशन ही पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन को कौन ज्वाइन करेगा? लोगों को इंजीनियरिंग करनी है, एमबीबीएस करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन हैं जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इन इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल और एमबीबीएस डिग्री के साथ साथ लैंग्वेजेस या फिर कल्चर के बारे में भी बताया जाता है या फिर कोई कोर्सेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज़ का जिक्र हो रहा है। तो ये जानना ज़रूरी हो गया है कि हम माइनॉरिटीज़ किसको कह सकते हैं। कौन है वो लोग जिनके कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ किसको कहा जा सकता है ये डिफ़ाइन ही नहीं किया गया, और ना ही ऐसे किसी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के नाम मेंशन किए गए हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ दो प्रकार की हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो चलिए देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी निर्देश में ये डिफ़ाइन किया है कि माइनॉरिटीज़ क्या हैं। यस, 1992 में पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट पास किया था, जिसमें मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज़ को माइनॉरिटीज़ माना गया था, और बाद में इसी लिस्ट में जैनिज़्म को भी ऐड किया गया। इसके अलावा 2007 के टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कौन माइनॉरिटी है और कौन नहीं ये स्टेट वाइज डिटरमिन किया जाएगा। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इवन दो हमारे देश में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हिंदूज को माइनॉरिटी माना जाए। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ नागालैंड का। नागालैंड में हिंदूज़ की पॉपुलेशन सिर्फ 8.5% है। इसका मतलब नागालैंड के जो हिंदूज़ हैं उनके पास माइनॉरिटी स्टेटस है और उन्हें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का लाभ मिलता है। अब देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहीं डिफाइंड है कि नहीं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की 38th रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक लैंग्वेज होती है जो वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलती है। जो लोग उस लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं या जानते हैं या बोलते हैं उन्हें कहा जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मराठी में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी लोग मराठी को छोड़कर दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं उनको कहा जा सकता है महाराष्ट्र की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो हमें आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स तो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आर्टिकल 29 को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 29 कहता है कि भारतीय लोगों का कोई भी सेक्शन जो इंडिया में कहीं पर भी रहता हो, अगर उनकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है या फिर कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, तो वो अपनी इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं आर्टिकल 29 की हेल्प से। और हमने देखा था कि आर्टिकल 29 ये प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ को देता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये जारी किया है कि क्योंकि आर्टिकल 29 के एक्सप्लेनेशन में ये प्रोटेक्शन भारत के हर एक सेक्शन को दी गई है, इसीलिए आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये था आर्टिकल 29 का पहला क्लॉज। आर्टिकल 29 में एक क्लॉज और भी है, क्लॉज 2, जो ये कहता है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है या फिर जिनको स्टेट से समय समय पे एड मिलती रहती है, पैसे मिलते रहते हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिटीजन्स में रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेजेस के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है कि स्टेट जो है वो मदरसों को एड प्रोवाइड करता है। तो अगर आप मदरसों में एडमिशन के लिए जाएं और वहां आपको इस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपको उर्दू नहीं आती है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 का वायलेशन होगा और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाल सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। बट अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो ये कि आर्टिकल 15 में भी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हालांकि आर्टिकल 15 का स्कोप बहुत ही वाइड है, बट आर्टिकल 15 के स्कोप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी तो आते हैं। यानी अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो फिर आर्टिकल 29 में हमें ऐसा कौन सा अलग से राइट मिल रहा है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? ओके, तो हम यहाँ पर दो मेन डिफरेंसेस देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 15 के बीच, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन से रिलेटेड। पहला, आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बट आर्टिकल 29 के दायरे में ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं जिनको स्टेट से पैसा मिलता है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस और कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और यहाँ आर्टिकल 29 में भी ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। बट आर्टिकल 29 में लैंग्वेजेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जबकि आर्टिकल 15 में लैंग्वेजेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दोनों में अलग अलग हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अपनी लैंग्वेज को लुप्त होने से बचाने के लिए एजिटेट कर सकते हैं। यानी अगर आप चुनाव के दौरान किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की लैंग्वेज कंजर्व करने के लिए कोई पॉलिटिकल स्पीच देते हैं या फिर लोगों से किसी तरह के वादे करते हैं, जो कि आमतौर पर चुनावों में देखा ही जाता है, तो भी आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन आरपीए एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो ये थी आर्टिकल 29 की कंप्लीट डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 30 को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।